उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में चार दोस्त रहते थे। राघव, मोहन, सोनू और पिंटू। चारों की उम्र लगभग 16 से 17 साल थी और उन्हें डरावनी कहानियां सुनने और रात में गांव के आसपास घूमने का बहुत शौक था। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे यक्षिणी वाला पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां एक यक्षिणी रहती है। एक शाम चारों दोस्त चौराहे पर बैठे थे। तभी पिंटू ने कहा, अरे यार, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, बस गांव वालों ने कहानी बना रखी है। तभी सोनू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ पिंटू, सही कह रहा है। आजकल भला भूत और यक्षिणी भी कहीं होते हैं। मोहन भी उनकी बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, अगर सच में कोई यक्षिणी है तो आज रात जाकर देख लेते हैं। राघव ने दोनों की तरफ घबरा कर देखा। तुम लोग पागल हो क्या? गांव के बड़े बुजुर्ग बिना वजह थोड़ी ना मना करते हैं। पिंटू हंसने लगा। अरे राघव, तू तो अभी से डर गया। तभी सोनू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ राघव, हम चारों साथ रहेंगे। भला चार लोगों को एक यक्षिणी क्या कर लेगी? मोहन ने कहा, तो तय रहा, आज रात खाना खाने के बाद हम चारों बरगद वाले पेड़ के पास जाएंगे। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वहां कुछ अजीब हुआ तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। पिंटू बोला। हाँ भाई, बिल्कुल। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये हंसी कुछ ही घंटों बाद डर में बदलने वाली थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा फैल चुका था। कुत्तों के भौंकने की आवाज कभी कभी दूर से सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर चुपचाप गांव से बाहर निकल रहे थे। पिंटू आगे आगे चल रहा था। देखना, आज सारी यक्षिणी वाली कहानी का भेद खुल जाएगा। तभी सोनू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, और कल पूरे गांव में बताएंगे कि यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती। चारों धीरे धीरे बरगद के पेड़ के करीब पहुंचने लगे। जैसे ही वे पेड़ से कुछ दूरी पर पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की सूखी टहनियां आपस में टकराने लगी। पिंटू रुक गया। पिंटू ने डरते हुए कहा, अरे, हवा अचानक इतनी ठंडी कैसे हो गई? मोहन ने टॉर्च चारों तरफ घुमाई। शायद पेड़ के पास हवा ज्यादा चलती होगी। राघव ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तभी पिंटू की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अरे, मेरी टॉर्च बंद हो गई। सोनू ने तुरंत अपनी टॉर्च उसकी तरफ कर दी। हाँ, मेरी भी देख। अरे नहीं, मेरी तो चल रही है। मोहन ने कहा। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। तभी पेड़ के पीछे से एक लड़की के हंसने की आवाज आई। चारों के पैर वहीं जम गए। पिंटू ने धीरे से कहा, तुम लोगों ने भी सुना? सोनू ने डरते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, मैंने भी सुना। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, आवाज तो यहीं से आई है। राघव ने फुसफुसाकर कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से सफेद कपड़ों में एक लड़की धीरे धीरे बाहर आई। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। चारों दोस्त उसे देखकर बिल्कुल शांत हो गए। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? पिंटू पीछे हटते हुए बोला। हमें माफ कर दो। सोनू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, हम गलती से यहाँ आ गए। मोहन ने भी हाथ जोड़ दिए। हाँ, हम अभी वापस चले जाएंगे। राघव ने कांपते हुए कहा, हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए थे। यक्षिणी कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर सच में वापस जाना चाहते हो तो पहले मेरा एक काम करना होगा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन सा काम? यक्षिणी ने बरगद के पीछे बने पुराने खंडहर की तरफ इशारा किया। उस खंडहर के अंदर एक लोहे का संदूक रखा है, उसे मेरे पास लेकर आओ। इतना कहते ही तेज हवा चली। चारों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो यक्षिणी वहां नहीं थी। पिंटू घबरा कर बोला, भाई, अब घर चलते हैं। सोनू ने तुरंत उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, पिंटू सही बोल रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए।
राघव ने कहा, पता नहीं, लेकिन अब जो भी होगा हम चारों साथ रहेंगे। चारों धीरे धीरे खंडहर की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस पुराने संदूक के अंदर रामपुर गांव का ऐसा राज छिपा था जो पिछले कई सालों से दबा हुआ था। और उस राज का संबंध सिर्फ यक्षिणी से नहीं, बल्कि गांव के एक लालची आदमी जगदीश से भी था। रामपुर गांव में जगदीश नाम का एक बहुत लालची आदमी रहता था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की जमीन और पैसे पर रहती थी। उसी रात जगदीश अपने घर की खिड़की से चारों दोस्तों को बरगद की तरफ जाते हुए देख चुका था। आखिर ये चारों रात में बरगद के पेड़ के पास क्यों गए हैं? उसकी नजर अचानक चमक उठी। कहीं उस पुराने खंडहर में सचमुच कोई खजाना तो नहीं छिपा है? जगदीश ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और चारों के पीछे पीछे चल पड़ा। उधर राघव, मोहन, सोनू और पिंटू खंडहर के अंदर पहुंच चुके थे। अंदर घना अंधेरा था। पिंटू ने टॉर्च आगे की। भाई, यहां तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी सोनू ने उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन यक्षिणी ने संदूक यही बताया था। मोहन ने दीवार के पास पड़े पुराने पत्थरों को हटाया। अचानक उसे लोहे का एक कोना दिखाई दिया। रुको, शायद यही संदूक है। चारों ने मिलकर मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में एक पुराना लोहे का संदूक सामने आ गया। राघव ने धीरे से कहा, इसे उठाते हैं और सीधे यक्षिणी के पास चलते हैं। लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? चारों डरकर पीछे मुड़े। पीछे जगदीश खड़ा था। पिंटू बोला, आप यहां? सोनू ने भी उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा। हाँ, आप हमारे पीछे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए? जगदीश हंसने लगा। मुझे सब पता है, इस संदूक के अंदर जरूर कोई खजाना है। राघव ने कहा, इसमें खजाना नहीं है, हमें इसे यक्षिणी के पास ले जाना है। जगदीश ने गुस्से से कहा, मुझे यक्षिणी की कहानी मत सुनाओ। उसने संदूक खोलने की कोशिश की। जैसे ही ढक्कन खुला, अंदर से तेज रोशनी निकली और उसी पल खंडहर की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर चमकने लगी। तस्वीर में एक लड़की थी, वही लड़की जो यक्षिणी बन चुकी थी। जगदीश तस्वीर देखते ही पीछे हट गया। ये तो मेरे दादा के पुराने कागजों में भी थी। तभी पीछे से यक्षिणी की आवाज आई, हाँ जगदीश, तुम्हारे परिवार का राज अब छिपा नहीं रहेगा। यक्षिणी सामने प्रकट हो चुकी थी। तुम्हारे दादा ने लालच में आकर इस गांव के गरीब लोगों की जमीन के कागज चुराए थे। उसी अन्याय के कारण मेरा श्राप इस जगह से जुड़ गया। जगदीश कांपते हुए बोला, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन अब तुम्हें सब पता है। राघव ने संदूक के अंदर रखे पुराने कागज उठा लिए। इन कागजों को गांव के सरपंच के पास ले जाना होगा। जगदीश चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। अगली सुबह चारों दोस्त सारे कागज लेकर सरपंच के पास पहुंचे। जांच के बाद पता चला कि कई गरीब परिवारों की जमीन वर्षों पहले गलत तरीके से हड़पी गई थी। गांव वालों को उनका हक वापस मिला। उस रात चारों दोस्त आखिरी बार बरगद के पेड़ के पास गए। यक्षिणी वहां खड़ी थी। राघव ने कहा, क्या अब आपका श्राप खत्म हो गया? यक्षिणी मुस्कुराई। हाँ, सच सामने आ चुका है। अब मैं इस गांव को छोड़ सकती हूँ। फिर अचानक तेज रोशनी हुई और यक्षिणी उसी रोशनी में गायब हो गई। उस दिन के बाद रामपुर के बरगद के पेड़ के पास कभी किसी ने यक्षिणी को नहीं देखा।